तो प्रकृति क्या है? जो अपने आप हमारे चारों तरफ मौजूद है, वो क्या है? मतलब जो हम इंसानों ने नहीं बनाया, है ना, वो सब कुछ क्या है? प्रकृति। प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब, हवा, मिट्टी, ये सब कुछ तो प्रकृति का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, आप सभी लोग घर में, आपके पास बहुत सारे रुपए होंगे, है ना, सोना चांदी भी होगा, जमीन भी होगी, बहुत सारा सामान होगा। ये बताओ, आपके जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? नहीं, समय है, पर क्या चीज है जो सबसे कीमती है आपके लिए? पैसा नहीं कीमती है? पैसा नहीं चाहिए? सोना चांदी, जमीन? कोई कहे हम 100 बीघा जमीन देंगे, वो लोगे कि प्रकृति लोगे? 100 बीघा जमीन छोड़ दोगे? अरे, तो ऐसा क्यों है? क्यों आपके लिए 100 बीघा, 1000 बीघा जमीन कीमती नहीं है और प्रकृति कीमती है? ऐसा क्यों करोगे आप लोग? बताओ। है ना, जमीन तो, मंगल ग्रह, चंद्रमा, ऐसे असंख्य ग्रह हमारे पास है ना, हम चले जाए तो पूरा पूरा ले लें, वहां एक आदमी नहीं है ना, पर वहां पर क्या नहीं है ना, प्रकृति नहीं है ना, मतलब वहां पर हमारे जीने लायक हवा नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो इसलिए वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो सबसे कीमती चीज आपके जीवन में क्या है? प्रकृति है। ठीक है। अब ये बताओ, आप में कितने लोग इस बात की चिंता करते हैं कि ये जो सबसे कीमती चीज है, इसको बचाया जाए? ईमानदारी से बताना, कोई चिंता करता है? आप चिंता करते हैं? बहुत सारे लोग सोचते होंगे इस बारे में, पेड़ कटते देखते होंगे तो दुख होता होगा, है ना, कोई भी समस्या देखते होंगे तो दुख होता होगा, है ना। अच्छा, प्रकृति के सामने आपके आसपास क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं? एक एक करके सब लोग बताओ। पेड़ काटा जा रहा है ना। हम लोग भी किसी गांव में जाते हैं, वो जो मोटर से चलने वाली आरा मशीन है, हर जगह चारों ओर चलती हुई दिखती है ना, हर आदमी पड़ा हुआ है पीछे पेड़ काटने के, तो बहुत तेजी से पेड़ कट रहा है। ये बहुत प्रकृति के ऊपर बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, और जीवन में याद रखिएगा, जिस चीज की आज अंधाधुंध कटाई हो सकता है, उसी पे जो है आप लोग बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, है ना। तो एक तो पेड़ कटते हुए आप लोग देख रहे हैं, एक ये समस्या दिखाई दे रही है, और कौन कौन सी समस्या है बताओ? आपके चारों तरफ आप लोग जो चीजें देखते हो, जो जो देखते हो, बताओ। क्या प्रदूषित मतलब क्या? कहां पे धुआं बढ़ रहा है? खैर, आपके गांव में तो ज्यादा दिक्कत अभी नहीं दिख रही है ना। हाँ, पत्तियां, लोग जो पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं उसको लोग जला देते हैं, धुआं होता है ना। ठीक है, अभी इस सारे मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि मुद्दे क्या क्या है ना। तो एक तो पेड़ों की पत्तियां जलाई जा रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, और भाई समस्या आप ही लोग बताओगे और उसके ऊपर फिर बात होगी। बताओ, और क्या क्या समस्या है? निसंकोच बोलिए, कोई दूसरा नहीं है, निसंकोच बोलिए, तब तक बोलोगे नहीं, तब तक हम इसका समाधान। दवाइयां प्रयोग की जाती है। दवाई नहीं, जहर। दवाई तो बचाने के लिए होती है, हम लोग तो जहर डालते हैं, है ना। फसलों में हम लोग क्या डाल रहे हैं? जहर। अपने ही खाने पे जहर डाल रहे हैं,
ये बहुत बड़ी समस्या है, इस बारे में भी बात करेंगे अभी। और अरे आप लोग भी बोलो भाई, आप लोग को कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है? बताओ, पानी में कोई दिक्कतें दिख रही है क्या? दूषित हो रहा है? कहां कहां आपको दूषित पानी दिखाई दे रहा है? बहुत सी फैक्ट्रियों के नाले हैं, घरों के नाले नदियों में गिराए जा रहे हैं, तालाबों में गिराए जा रहे हैं, है ना? और जमीन का पानी नीचे जा रहा है, पानी कम हो रहा है। अभी इस समय आपके आसपास कोई नल लगाया है? आपके गांव में कोई नल की बोरिंग कराया है? कितने फीट पर कराया बोरिंग? 100, 110, 120। आज से 20 साल पहले बोरिंग कितने फीट पर होती थी? और 50 साल पहले लोग ऐसे ही जमीन में गड्ढा खोद के सोते से पानी निकाल के पी लेते थे, कुआं से या फिर सोते से, है ना? कुआं तो 20 फीट 25 फीट पर होता था। तो पानी भी लगातार घटता जा रहा है जमीन के नीचे। समस्या है। तालाबों का क्या हाल है? तालाब का मतलब हर वो जगह जहां पर प्राकृतिक रूप से पानी भरता है, वो सारे तालाब हैं। भले किसी का कोई उसमें खेती करना शुरू कर दिया हो, भले, है ना, कोई उसको कुछ भी कहता हो, गड्ढा कहता हो, है ना, जलमग्न भूमि कहता हो, वो सारे क्या है? प्राकृतिक रूप से वो सारे तालाब है ना? तो तालाबों के सामने कोई समस्याएं हैं क्या? बांट देते हैं लोग, है ना? जहां भी दिखा कोई गड्ढा, मिट्टी मंगवाए, डाल दिया, पाट दिया। ये समस्या दिख रही है ना? अब इसका क्या परिणाम है, ये सब भी अभी हम बात करेंगे। और बताओ समस्याएं। हवा की बात हो गई, पानी की बात हो गई, कीटनाशक और ऐसी तमाम चीजें डाल रहे हैं तो मिट्टी भी हमारी लगातार प्रदूषित होती जा रही है ना? जीव जंतुओं के बारे में बताओ। कैसे? अपने गांव के आसपास की बात करो, बाहर जो हो रहा है उसका समाधान तो तुम ढूंढ नहीं पाओगे, तो वो बात किया जाए जो हमारे आसपास हो रही है ना? आप लोग फेलियर हो जाएंगे, वो 2 ही 3 बच्चे बोल रहे हैं, आप लोगों को सबको बोलना है। बोलो ना, डरो नहीं भाई, करते क्यों? कोई समस्या आपको दिख रही है क्या आसपास? किसी जानवर के साथ, पशु पक्षी के साथ कोई दिख रहा है? बताओ बताओ, जो है। जानवर विषय में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ, लोग जानवरों को मार रहे हैं, ठीक है, ये एक समस्या है। और ऐसे बताओ, सबके पास, सब लोग जानते हो कुछ ना कुछ, चुप बैठे हो, हम बोलेंगे तो कोई क्या सोचेगा? सबसे बड़ी समस्या आपसे क्या है कि सांड बैलना बहुत है, छुट्टा जानवर बहुत ज्यादा है ना? ये बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या इस समय है। इस बारे में बात करना है, ठीक है? कारण क्या है, समाधान क्या है, दोनों बात करेंगे हम लोग। और बताओ समस्या। पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, ठीक है, कारण क्या है इसका? लोग पकड़ लेते हैं उनको, हाँ, उनको कैद कर लेते हैं। तो अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि पक्षियों की संख्या क्यों घट रही है, और जो लोग उनको कहते हैं कि हम पालेंगे, क्या वो सही है या गलत है। और बताओ। हाँ, बच्चों का शिकार करते हैं, शिकार होता है पक्षियों का, है ना? खासकर जो ठंडियों में प्रवासी पक्षी आते हैं, कई जगहों पर उनका लोग शिकार करते हैं। और पशु पक्षी बहुत सारे हैं आपके आसपास। और कोई समस्या? चलो ठीक है, आप जितनी बातें हमने कर ली हैं समस्याएं, उनके ऊपर बात करते हैं। कोई नई बात निकलेगी तो उसको भी आगे जोड़ लिया जाएगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग ने बात किया था, पेड़ों की कटाई हो रही है ना? अब पेड़ों की कटाई से क्या नुकसान है?
लेकिन लोग कहते हैं कि भाई हमने एक पेड़ काटा तो 4 पेड़ लगाया भी, तो फिर एक के बदले 4 लग रहा है, फिर क्या दिक्कत है? अरे फिर भी है ना, सरकार मान लो हजारों पेड़ लगा रही है ना, और मान लो कोई एक पेड़ काटे, कहे हम 4 पेड़ लगा दिए, तो क्या कोई दिक्कत है? एक के बदले 4 लगा दिए, है कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? सोते रहेंगे, बहुत दिन लगेगा उसको बढ़ने, है ना? एक बड़े पेड़ की जगह 4 छोटे पौधे ले पाएंगे क्या? हजारों साल लग सकते हैं उसमें, या दर्जनों साल, सैकड़ों साल लग जाएंगे। अब एक बहुत पुराना पेड़ है, 100 साल का पेड़ है ना, किसी भी प्रजाति का है, 50 साल का पेड़ है। और पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता है, एक पेड़ एक पूरा संसार होता है। उसकी जड़ों में, उसके टहनियों में बहुत सारे पशु पक्षियों का बसेरा होता है, ठीक है? वो आसपास मिट्टी के साथ संबंध बना लेता है, आसपास की घासों के साथ, आसपास के और पौधों के साथ वो एक संबंध बना लेता है, आसपास के सभी पशु पक्षियों के साथ, हवा के साथ संबंध बना लेता है। वो बादल को आकर्षित करता है। उसकी भरपाई हम कर पाएंगे? एक पेड़ के बदले 1000 पेड़ लगाकर भी हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, है ना? तो पेड़ काटने का कोई विकल्प नहीं है। कोई कहता है कि एक पेड़ काट के हम पेड़ लगाएंगे, गलत बात। आप एक्स्ट्रा पेड़ लगाओ, लेकिन आप काट नहीं सकते, है ना? ठीक है। तो अच्छा, कौन कौन सी प्रजातियों के पेड़ काटे जा रहे हैं? यूकेलिप्टस, लिपस्टिक जिसको कहते हैं सब लोग, है ना? क्या ये पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है? क्या ये पेड़ अपने आप कहीं पर मौजूद होता है? ये जहां भी लगा है, इसको हमने लगाया है ना? पता है, ये पेड़ बहुत तेजी से जमीन का पानी खत्म करता है। तो सारे पेड़ अच्छे नहीं हैं। ये पेड़ हमने जबरदस्ती तैयार किया है, इसलिए लकड़ी की लालच में। ये पेड़, इस पर कोई पक्षी भी अक्सर घोंसला नहीं बनाते हैं, है ना? कभी कभार कहीं नहीं मिलता किसी पक्षी को तो शायद बना ले, वरना खाने के उसमें कुछ नहीं मिलता है किसी को, है ना? और ये जमीन का पानी बहुत तेजी से खत्म करता है। इसकी पत्तियां जो है ना, ये जब जमीन पे गिरती है तो ये अम्लीय होती है, नीचे घास भी नहीं उग पाती। जहां जहां आप देखेंगे ऐसे पेड़ है, उसके नीचे घासें उगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कौन कौन से पेड़ आपके आसपास पाए जाते हैं? एक बार नाम गिना जाए। कौन कौन से पेड़ आपके आसपास पाए जाते हैं अपने आप? है ना? कौन कौन से पेड़ लोग ज्यादा काट रहे हैं? एक मिनट, आम, सागौन, यूकेलिप्टस और नीम काट रहे हैं, और शीशम काट रहे हैं, और जामुन काट रहे हैं। सेमल का पेड़ मैं देखता हूं बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, और अधिकांश पेड़ काटे जा रहे हैं। इसमें से यूकेलिप्टस काट दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। सागौन भी लोगों ने लगाया है लकड़ी के लिए, ठीक है, उसको भी काटने में दिक्कतें नहीं है ना? शीशम भी लोग, अगर पेड़ बड़ा हो गया, सूख गया है, उसके बाद काट ले रहे हैं, तो लकड़ी के लिए है। ये सब पेड़ लोग लकड़ी के लिए लगाते हैं। भाई आखिर लोगों की कुछ लकड़ी की आवश्यकता भी तो होगी। कुर्सी बनी है ना लकड़ी की, तो लकड़ी से तो बनी है। तो कुछ पेड़ जो है, इनको हम टिम्बर वाले पेड़ कहते हैं, लकड़ी वाले पेड़, इनमें दिक्कत नहीं है। ये वैसे भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी पेड़ नहीं है ना? उपयोगी कौन से हैं? पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, आम, नीम, जामुन, सेमल, है ना? ऐसे पेड़ जो हैं, जो फलदार पेड़ हैं, या दूसरे भी पशु पक्षियों को फल देते हैं, ये पेड़ हमारे लिए बड़े, पर्यावरण के लिए बड़े जरूरी हैं, है ना? ये पेड़ बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए, है ना? तो आपके घर पे ऐसे पेड़ हैं आपके पास? आप लोगों की जमीनों में ऐसे पेड़ लगे होंगे? आप उन पेड़ों को बचाओगे? घर वाले काटने लगेंगे तो कैसे बचा लो? इस बारे में अपने घर में भी बात करनी है ना? उनको भी समझाते रहना। ऐसा नहीं उसी दिन का इंतजार करो कि जब वो तैयार हो जाए घर वाले कि नहीं ऐसे काटना है। आप अगर अच्छी बातें करते रहोगे घर में,
पेड़ों के बारे में, उनके बारे में कि पेड़ किस तरह से हमारे पर्यावरण को, किस तरह से पशु पक्षियों को, है ना, फायदा पहुंचाते हैं, तो लोग उनके प्रति एक लगाव रखेंगे। तो जिस पेड़ से लगाव रहेगा वो पेड़ नहीं काटा जाएगा, है ना। हम लोगों को अपने आसपास के पेड़ों ना सिर्फ खुद जानना है, बल्कि अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों में, गांव में दूसरे लोगों को, सबको बताना है ना। और बाकी बरसात के महीने में जामुन के नीचे जामुन के पौधे उगते हैं, बेर के पौधे उगते हैं, है ना, आम का उगता है, ऐसे तमाम जो हमारे स्थानीय पेड़ हैं इनके पौधे उगते हैं। बाकी दीवारों में कई बार पीपल उगाता है, बरगद उगाता है। उनको आप धीरे धीरे से, है ना, खींच खींच के उनकी जड़ सहित निकालो, कोशिश करो कम से कम जड़ टूटे, और उनकी पत्तियां सारी तोड़ दो और किसी एक डब्बे में मिट्टी भरो, उसमें उसे लगा दो और उसको रख दो 2 साल बड़ा होने के लिए। 2 साल में पीपल का, बरगद का आपका बड़ा पेड़ तैयार हो जाएगा। उसको आप अपने जमीन पर तो नहीं लगाओगे क्योंकि ज्यादा जगह ले लेता है, लेकिन कोई मंदिर है वहां लगा सकते हो, सड़क किनारे लगा सकते हो, नहर किनारे लगा सकते हो। ये पेड़ बहुत जरूरी है, ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी और जो नन्हे नन्हे पौधे नीम के उगते हैं, जामुन के उगते हैं, आम के उगते हैं, अगर बरसात में आप लोग ये तय कर लो कि बरसात में हर संडे को, छुट्टी के दिन, ऐसे नन्हे नन्हे पौधों को निकालेंगे और उसको ले जाकर सड़क किनारे और ऐसी खाली जगहों पर लगा देंगे। वो जगह आपकी हो चाहे सरकार की हो, पेड़ बड़ा होगा, फल निकलेगा, आप भी खाने पाओगे, पशु पक्षी भी पाएंगे, हवा आपको भी मिलेगी, सबको मिलेगी, सबका भला होगा ना। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है। सोचोगे? पेड़ वाली समस्या का समाधान ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी समस्या कौन सी थी? फसलों में जहर डालने की समस्या। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमको? आज से लगभग 50 साल पहले क्या उपयोग होता था इसका? ये चीज होती भी नहीं थी। तो क्या तब अनाज पैदा नहीं होता था? तब अनाज में रोग क्यों नहीं लगता था, कीड़े क्यों नहीं लगते थे? आज ही क्यों लग रहा है? पहले भैया दवाइयां नहीं डाली जाती थी, देसी खाद छोड़ी जाती थी, इसलिए सबसे पहली बात, पहले पौधा देशी होता था, सारी हमारे अनाज देसी थे, सब्जियां देसी थी, है ना। आज सब हाइब्रिड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग बोते थे, उसका बीज रख लेते थे कि अगले साल फिर बोना है। अब हर आदमी बीज के लिए भाग रहा है बाजार। लौकी कद्दू भी है, आदमी पहले बीज रखता था हर साल, अब हर बार पहुंच जाएंगे, दुकान पे मिल रहा है हाइब्रिड। उसकी जो लौकी कद्दू या जो भी सब्जी अनाज आप पैदा करेंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना देशी खाना होता था। उसमें वैसी महक नहीं रह गई, उसमें वैसा स्वाद नहीं रह गया, है ना। दूसरा, ये जो हाइब्रिड फसलें हैं ये अपने आप को सही सलामत नहीं रख पाती हैं अगर इनमें रासायनिक चीजें न डाली जाए तो, है ना। दूसरा, पहले लोग मिश्रित कृषि करते थे, कई तरह की फसलें एक साथ लगाते थे, है ना। तो आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा है क्या, जैव विविधता? किसी स्थान पर जितने ज्यादा प्रजाति के पौधे और जीव जंतु होंगे वो कहते हैं उस स्थान की जैव विविधता। और यह बहुत जरूरी चीज है प्रकृति में। अगर किसी जगह पर विविधता है तभी वो जगह अच्छी है। अगर कोई एक खाली एक चीज है, जैसे अब इस समय देखो खेतों में खाली 2 फसल लगी है अधिकतर, गेहूं सरसों, क्या यहां विविधता है? एक तरह का पौधा हमने चारों ओर लगा रखा है। अब है क्या कि बहुत से कीड़े होते हैं, अब अलग अलग कीड़ा अलग अलग पौधे पर रहता है। कुछ कीड़े हैं जो खाली गेहूं के पौधे पर रहते हैं, कुछ कीड़े हैं जो खाली सरसों के पौधे पर रहते हैं। खेतों के आसपास बहुत सारे पौधे अपने आप उगते हैं, सैकड़ों तरह के पौधे, है ना। उन सब पर अलग अलग तरह के कीड़े रहते हैं। कोई एक कीड़ा इस पौधे पर जो रहता है वो दूसरे पौधे पर नहीं रह सकता है। अब हमने सिर्फ गेहूं का पौधा लगाया है, 1 बीघा खेत है, हजारों पौधे हैं, लाखों पौधे हैं, सिर्फ गेहूं के हैं। तो गेहूं के पौधे पर रहने वाला कीड़ा तो है वहां पर,
क्योंकि उसको गेहूं खाने को मिलेगा, उसका पत्ता खाने को मिलेगा। पर उस कीड़े को खाने वाला दूसरा कीड़ा जो किसी दूसरे पौधे पर पाया जाता है, वो कीड़ा क्या वहां मिलेगा? क्योंकि वहां दूसरा पौधा नहीं है, सिर्फ कौन सा पौधा है? सिर्फ गेहूं का पौधा है। और ये वजह है कि हमारी फसलों पर कीड़ों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है ना? क्योंकि हमने एक तरह की फसलें बोना शुरू कर दिया। पहले मिला जुला कर बहुत सारे अनाज एक साथ होते थे, है ना? इतने बड़े बड़े खेत भी नहीं होते थे, लोग बहुत छोटे छोटे में बोते थे, इतने में एक चीज बोलिया, उतने में वो चीज बोलिया, है ना? सिंचाई करना भी उस समय आसान होता था ऐसे में, है ना? अब आजकल तो बोरिंग कर लिया, मोटर ऑन कर दिया बिजली का और पानी से हो जाए। पहले सब बड़ा मशक्कत करनी पड़ती थी, तो काम बड़ा अलग तरीके से। दूसरा, खेतों के आसपास भी बाग बगीचे होते थे, पेड़ होते थे, झाड़ियां होती थी, तो उनमें तमाम तरीके के पौधे थे। उन पौधों पर ऐसे कीड़े रहते थे जो उस कीड़े पर नियंत्रण करते थे। तो ये समस्या, कीटों वाली समस्या पहले नहीं होती थी, है ना? हमने अब एक तरह की फसल बोना शुरू किया, हाइब्रिड फसल बोना शुरू किया, इस कारण से कीटों की समस्या आ गई और हमको अपने खाने पर ही क्या डालना पड़ रहा है? जहर। अब कैसे इस समस्या को दूर करें? आज भाई मिश्रित कृषि करना बड़ा मुश्किल भी है, ये करना चाहिए, पर फिर भी हर कोई नहीं कर पाएगा, है ना? शायद उस तरह से ना कर पाए जैसे हमारे पूर्वज करते थे। तो हम क्या करें? और क्या तरीके इसके हैं? नहीं, बिल्कुल देशी खाद का हम, वो तो रासायनिक खाद की जगह हम देशी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, है ना? पर ये कीटनाशक वाली समस्या, इसके लिए क्या करें? अगर हमारे खेतों के किनारे जो मेड़ है, उस पर जो अपने आप प्राकृतिक तौर पर जो पौधे उगते हैं, अगर हम उनको ना नष्ट करें, उनको बड़ा होने दें खेतों की मेड़ों पर, तो उन पौधों पर बहुत सारे ऐसे कीड़े रहेंगे जो आपके खेत के कीड़ों पर नियंत्रण करेंगे। अगर आसपास झाड़ियां हैं, झाड़ियों में कौन से लोग रहते हैं? कौन से प्राणी रहते हैं? घोंसला बनाते हैं पक्षी। पक्षी को घोंसला बनाने के लिए झाड़ियां ज्यादा अच्छी रहती है ना? अगर आसपास झाड़ियां रहेंगी तो उसमें बहुत सारे पक्षी रहेंगे, और पक्षी क्या खाते हैं? अधिकांश पक्षी कीड़े खाते हैं। तो आपके खेतों में कीट नियंत्रण का काम कौन करेगा? ज्यादा पक्षी भी करेंगे। तो खेत के बीच में या खेत के मेड़ पर अगर हम लोग ऐसे पौधे, कुछ अलग अलग प्रजाति के, हर पक्षी भी अलग अलग तरह के पेड़ पर रहते हैं, सारे पक्षी सारे जगह पर नहीं रहते हैं, तो अलग अलग डाइवर्सिटी रखो, अलग अलग तरह के पौधे। ये जब रहेंगे तो कीटों पर नियंत्रण रहेगा, तभी हम लोग अपने खाने पर जहर डालना। आज बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, हर किसी घर में किसी कैंसर हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रहा है, बहुत सी समस्या है ना? बहुत बड़ा कारण इसमें क्या है? हम जो अपने खाने को जहरीला बना रहे हैं, है ना? ये बड़ा कारण है। इससे हमें बचना है। तो आप लोग क्या प्रयास करोगे आज से इस मामले में, बताओ? है ना? जैसे बहुत सारे लगा सकते हो, कटीले पौधे बहुत तरह के होते हैं, है ना? करौंदा वगैरह लगा लो, करौंदा खाने को भी मिलेगा। और वो क्या है, कटीले पौधे लगाओगे तो इधर उधर पशुओं से भी सुरक्षा होगी खेत की, है ना? तो ये काम करना है। और भी कई तरह के हैं, जैसे एक करंजवा है, आप लोग जानते हो? करंज का नाम सुनो, कंजा, करंजवा, है ना? बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, वो बहुत अच्छी औषधि भी है, उसको लगाओ, वो तो बढ़िया एक आपके किनारे प्राकृतिक दीवार बना देगा खेतों किनारे, है ना? ऐसे पौधे आप लोग लगाओ। तो दूसरी समस्या का समाधान हम सब लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना? वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अचानक सब कुछ बदल जाएगा, धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? और कौन सी समस्या थी? जल को लेकर क्या समस्या थी? तालाब पाटे जा रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? नहीं, अब कोई पाट रहा है, मिट्टी लाके गिरा रहा है ट्राली से, आप रोक लोगे? रोकने जाओगे फिर आप मारपीट होगी, पुलिस का केस होगा, क्या कर लोगे? सबसे जरूरी चीज जागरूकता। सब लोग अपने आप को जागरूक करो, अपने दोस्तों को जागरूक करो, बुजुर्गों के साथ गांव में बैठो, है ना? उनके साथ बात करो, है ना? कि ये किसका कितना महत्व है।
पता है जमीन के नीचे पानी कहां से जाता है? जमीन के नीचे पानी ऐसे हमेशा तो रहता नहीं है, ऊपर से ही तो नीचे जाता है। बारिश होती है, ये जो तमाम गड्ढे हैं, तालाब हैं और दूसरे तरीके के गड्ढे हैं, ये उस पानी को रोक लेते हैं, इसको बहकर जाने नहीं देते हैं। और वो गड्ढे फिर वो पानी जो है उसी गड्ढे से होता हुआ जमीन के अंदर जाता है। पानी हर जगह गिरता है। जैसे ये जमीन है, 4 बाल्टी पानी डाल दो, क्या पानी जमीन के नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। 2 फीट नीचे जाएगा, जमीन गर्म होगी, सारा वाष्प बन के उड़ जाएगा। जमीन पे गिरने वाला सारा पानी जमीन के भीतर नहीं जाता है, बहुत ज्यादा भीतर नहीं जा पाता है, थोड़ा बहुत चला जाता है। जब बहुत बारिश होती है तो थोड़ा बहुत जाता है उससे भी, पर अधिकांश पानी कैसे जाता है नीचे? तालाबों से। हर तरह के तालाब, गड्ढे हैं, तालाब हैं, है ना, सारों से। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? जो जमीन का लगातार नीचे, पता है अभी आज 100 फीट पर कर रहे हो बोरिंग, 200-300 फीट के नीचे पानी नहीं रहता है। कुछ दिन की और बात है, फिर जमीन के नीचे पानी नहीं मिलेगा। कहां से लाओगे पानी? फिर सिंचाई कहां से होगी? पीने का पानी कहां से मिलेगा? सरकार हर गांव में इस समय टंकियां बना रही है, जल जीवन मिशन, आपने सुना है? आप जानते हो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वैज्ञानिकों ने बता दिया भारत भयानक जल संकट से गुजरने वाला है आने वाले 10, 20, 30 सालों में। टंकियां बनाई गई हैं, पाइपों से उनको जोड़ा गया है। भविष्य में पीने के लिए पानी वो क्या करेंगे, कहीं से नहर वहर मोड़ कर लाएंगे, साफ करके टंकी में भर के घर तक पहुंचा देंगे, है ना। ऐसे मान लो, वो उसके लिए भी बड़े पैसे देने पड़ेंगे, है ना, वो टैक्स देना पड़ता है, उस सारे पैसा वसूलेगी सरकार, है ना। तो पानी एक तो पीने वाला सरकार पहुंचा देगी आपके पास किसी तरीके से, वो भी शायद कुछ टाइम आए, सुबह 1 घंटा आए, शाम को 1 घंटा आए, है ना। ऐसे पानी पा जाओगे पीने के लिए कुछ समय तक, है ना। और आगे भविष्य में उसका भी पता नहीं होगा कि नहीं। पर सिंचाई कैसे करोगे? सिंचाई में बहुत पानी लगता है, कहां से आएगा पानी? कर पाओगे? बहुत भयानक हमारा भविष्य होने वाला है जैसे जैसे हमारा पानी खत्म होता जा रहा है, और खत्म होता जा रहा है वो पानी गंदा भी होता जा रहा है जमीन वाला। अगर ये ताल तलैया बचेगा तो ही हर साल बरसात का पानी, एकमात्र इसका जरिया है बरसात का पानी जमीन के नीचे जाए। बरसात हर साल होती है, पानी जमीन के नीचे नहीं जा पा रहा है। हम लोगों ने गड्ढे पाटना शुरू कर दिया। इस बारे में सबसे बात करनी है, बुजुर्गों के साथ बात करो गांव में, ठीक है, सबको समझाओ। फिर हम कभी एक और कार्यक्रम करेंगे, गांव के सारे बड़े बुजुर्गों को बुलाया जाएगा, सब लोग अपने अपने घर से सबको बुलाना, हम लोग बैठ के बात करेंगे, चाय पिया जाएगा, बात किया जाएगा, है ना। सब लोग समझेंगे तभी समाधान होगा। और पानी के सामने क्या समस्याएं हैं? प्रदूषित भी हो रहा है। तालाबों का पानी, नदियों का पानी, अपने घर की नाली किसी तालाब में नहीं गिरने देना है, नदी में नहीं जाने देना है, उसको कहीं मोड़ लो, इकट्ठा कर लो, किनारे कुछ पौधा वौधा लगा दो, पुदीना उदीना, केला वेला का पेड़, है ना, उसी पानी से वो बड़ा हो जाएगा। दूसरा, डिटर्जेंट का इस्तेमाल कम से कम करो। डिटर्जेंट का मतलब वो निरमा, सर्फ साबुन, है ना, शैम्पू, इन सब का इस्तेमाल क्या करना है। ये चीजें पानी को बहुत प्रदूषित करती हैं, है ना, और इसकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जबरदस्ती रगड़े रहते हैं, एकदम रूखी कर देते हैं अपनी त्वचा, फिर बाद में तेल लगाते हैं। पता है प्राकृतिक रूप से तेल की एक परत होती है हमारे त्वचा पर, अगर ये जबरदस्ती साबुन से ना रगड़े, है ना। गंदी चीज कोई छुओ तो हाथ जरूर धुलना है ना, जैसे शौच के बाद हाथ धुलना है साबुन से, ये अच्छा है ना, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जबरदस्ती दिन में 2 बार मुंह में साबुन रगड़े रहो, इसकी आवश्यकता नहीं है। रोज शैम्पू लगाओ बाल में, इसकी जरूरत नहीं है ना। 15 दिन में एक बार, या बहुत करना हफ्ते में 1 बार कर लो शैम्पू, है ना। बाल बचा कर, हाँ किसी गंदगी में चले गए, बाल गंदा हो गया, वो अलग बात है ना, पर अधिकतर मामलों में हमें इसका उपयोग कम से कम करने की जरूरत है ना। जरूरी नहीं एकदम कपड़ा रोज का रोज एकदम साफ होना चाहिए, है ना। थोड़ा गंदा कपड़ा भी पहनोगे कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जबरदस्ती हम लोगों ने सब कुछ साफ सुथरा करने की एकदम जिद कर ली है, इसके चक्कर में हम ज्यादा पानी बर्बाद करते हैं, ज्यादा प्रदूषण करते हैं, है ना। हर चीज का अच्छे से अच्छा उपयोग करना है। और कौन सी समस्याओं के बारे में हमने बात किया? जानवरों से संबंधित समस्या कौन कौन सी? जानवरों का शिकार आपके गांव में कोई करता है? नाम मत बताओ, पर ये बताओ तो करता है कि नहीं।
लेकिन सब गाय के शिकार करते हैं। गाय का शिकार लोग करते हैं, बहुत सारे लोग तस्कर घूमते हैं इधर उधर, है ना, पकड़ने के लिए, है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, मैडम ने बताया ना, छुट्टा जानवर वाली, क्या कारण है इस समस्या का? जंतु पालना छोड़ देंगे, हाँ, जंतु पालना छोड़ देंगे, ट्रैक्टर उक्टर आई गए। ठीक है, ट्रैक्टर आ गया तो बछड़ों का इस्तेमाल नहीं रहा। छुट्टा जानवर में सिर्फ बछड़े हैं कि गाय भी है? गाय क्यों छोड़ दिया? पालन नहीं करते हैं। मान लो वो गाय लेकर आ गए घर पे, तो क्या छुट्टा जानवर की समस्या खत्म हो जाएगी? उस गाय को जबरदस्ती गर्भवती बनवाएंगे, उसका बच्चा पैदा होगा, वो नर बच्चा पैदा होगा, क्या करेंगे उसका? छोड़ेंगे। एक गाय का या भैंस का उसके 14-15 साल के जीवन में कितने बच्चे पैदा करवाए जाते हैं? कहते हैं ना कितने बेत दुहा जाता है, बताओ। नहीं, 14-15 तो कोई नहीं करता है। कै बेत? 7-8 बेत, ये एवरेज है। कुछ लोग 10 बेत तक पहुंच जाते हैं, है, पर वो बहुत कम है। लगभग 7 बेत मान लो, मतलब एक गाय का या भैंस का उसके 14-15 साल के जीवन में उसका कम से कम लगभग एवरेज कितना बच्चा पैदा होता है? 7। जबरदस्ती करवाते हैं हम लोग, जबरदस्ती गाभिन करवा के। अब ये बताओ, आपका गांव हो या गोंडा हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत हो, एक किसान भी ऐसा होगा जो एक गाय का 14 साल में 7 बच्चा पैदा करवा के, जिसमें 3-4 नर भी होंगे, उन सबको रखकर पूरे जीवन खिलाएगा? कोई किसान हो सकता है? तो नतीजा क्या होता है? सारी भैंसें बूढ़ी, उनके सारे पड़वे हम कसाई को बेचते हैं, सारे। छुट्टा गौवंश देखे हो? छुट्टा भैंसा कभी देखा है? छुट्टा बूढ़ी भैंस। लोग भैंसों को क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि उनको कसाई को बेच देते हैं, या कसाईयों के एजेंट गांव गांव में घूमते हैं। कुछ कंकाली अपने आप को कहते हैं, है ना, कुछ तस्कर कहते हैं, अलग अलग, है ना। तो हम सारी भैंसों को और उनके पड़वों को किसको बेचते हैं? और गौवंश को क्या करते हैं? भाई इतने ज्यादा जब पैदा कराएंगे तो रख पाएंगे नहीं, छोड़ना ही तो पड़ेगा। और कोई समाधान है हमारे पास? नहीं है। अब बताओ कारण क्या है इस समस्या का? फिर क्यों नहीं रख पा रहे हैं हम लोग? सारी बात हो गई, बताओ क्यों नहीं रख पा रहे हैं? अरे कितना चारा कर लेंगे भाई, हर लगातार एक के बाद एक पैदा कराएंगे 14 साल में, है ना। एक गाय का सिर्फ 14 साल में 7 बच्चा पैदा होगा। लगातार दूध चाहिए तो हमें 2-3 जानवर रखने पड़ेंगे, 2-3 गाय या भैंस रखनी पड़ेगी, तो 7 दूना 14 हो जाएंगे या 21 हो जाएंगे जानवर, है ना। और अकेले आप तो हो नहीं, गांव में बड़ी जनसंख्या है, गांव में इतना खेत भी है कि उतने जानवर खिलाए जा पाएंगे? अपने खाने के लिए तो कमी पड़ी जा रही है। हमारे पास खेत ही नहीं है कि जितने जानवर हम पैदा करवाते हैं सबका पेट भरा जा सके। सारा अपना खेत लगा दे, अगर सारे जानवर, सारी गाय और भैंसें बचा ली जाए, लोग घरों में रखने लगे सारे के सारे जानवर, हमारे पास पूरे गांव में जगह कम पड़ जाएगी उनको खिलाने के लिए। इंसान, बहुत सारे लोग भी जो है अपने 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, उनकी अच्छी देखभाल कर पाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ताकि वो उनका भरण पोषण, उनकी सारी सुविधाओं का पूरा कर सके। बिल्कुल वैसे ही जब हमारा सामर्थ्य नहीं है उतने जानवरों को रखकर खिलाने का, है ना, हम क्यों पैदा करवाते हैं? क्यों जबरदस्ती गर्भवती करवाते रहते हैं उनको? यह मूल कारण है इस समस्या का, अनियंत्रित रूप से उनकी जनसंख्या बढ़वाना, है ना। अब बताओ सरकार ने क्या किया? 2017 में नई सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। पहले तस्करी बड़े पैमाने पर होती थी गायों की, पहले छुट्टा जानवर की समस्या नहीं होती थी इतनी, है ना। पहले ब्लेड के तार लोग नहीं लगाते थे, क्यों? अधिकतर गौवंश की तस्करी हो रही थी। इस सरकार ने क्या कहा? भाई उनको गाय के लिए वोट चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया? तस्करी पर रोक लगाई।
अभी भी तस्करी हो रही है पर कम हो रही है। ठीक है, तो जो जानवर अब कसाई के पास नहीं जा रहे हैं वो कहां दिख रहे हैं? लोग पहले भी नहीं रख पाते थे, अब भी नहीं रख पाते हैं। पहले ऐसा नहीं कि पहले रखते थे, पहले वो कसाई के पास जाते थे, छोड़ते थे तो दूसरे दिन पकड़ लिए जाते थे, है ना। सबको खुली छूट थी, गाड़ियां भर भर के जा रही है, पुलिस नहीं रोकती थी, पूरी छूट थी सबको, तस्करों को। अभी तस्करी कम हुई है तो जानवर बढ़ गए हैं। अब फिर सरकार ने क्या किया? गौशालाएं बनवाई। अपने गोंडा में इस समय करीब 180 गौशालाएं हैं। उत्तर प्रदेश में 7200 से ज्यादा गौशालाएं इस समय हैं, ऐसी नई जो अभी पिछले 3-4 सालों में बनी है। और आप किसी भी गौशाला में जाओ, कम से कम 2 जानवर रोज मरता है, बहुत बदतर तरीके से। जानते हो क्यों? कुपोषण के कारण। पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है, पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। तो जिम्मेदार कौन है? सरकार भी जिम्मेदार है भाई, उसको सुविधा देनी चाहिए, तब जानवर को वहां भरना चाहिए। हम लोग नहीं जिम्मेदार है, पहले जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं ना, जानवर छोड़े किसने है। दूसरा, मान लो सरकार एक जानवर का रोज का 1000 रुपए देने लगे, जितने जानवर हर साल छोड़े जा रहे हैं सब पकड़ पकड़ के गौशाला में भरा जाए, 2 साल में गौशाला छोटी पड़ जाएगी। कई कई गौशालाओं में मैं खुद जाकर देखता हूं, 2 एकड़ 3 एकड़ की गौशाला में हजार जानवर हैं। इतनी भयानक खाने के लिए लड़ाई होती है, वहां बछड़े जिंदा नहीं बचते हैं, 2 दिन में कुचल के मर जाते हैं। गाय भी सार दौड़ा, लड़ा, भड़ाक से गाय गिरी, वैसे कमजोर थी, उसका इतना शोषण पहले ही हो गया था, गिरी, उठ नहीं पाई दोबारा, कीड़े पड़े, कौआ आया, आंख वाख फोड़ दिया, मर गई वो भी। जगह ही नहीं रख पाएंगे, कितनी हम गौशालाएं बना लेंगे, है ना। सारी चारागाह की जमीनों पर गौशालाएं लगभग बन चुकी हैं, थोड़ी बहुत बची हुई हैं और चारागाह की जमीनें। अब इतने जानवर मान लो रख लिए जाएं, मान लो सरकार जमीनें खरीद ले और सारी, और कह दे हम और गौशाला बनाएंगे, हर गांव में 5 गौशालाएं बनेंगी। सारे जानवर को जितने पैदा कराते जाओगे, उनकी 14-14, 15-15 साल उम्र है, और अगर अच्छे से रहेंगे 18 साल तक जी लेंगे वो जानवर। 18 साल तक जानवर सारे, तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी ना, जितने नए पैदा हो रहे वो सारे 18 साल जिएंगे, कई गुना उनकी संख्या हो जाएगी। सरकार उनके लिए चारा कहां से लाएगी? जब ज्यादा जानवर होंगे, भूसे की मांग बढ़ेगी, चोकर की मांग बढ़ेगी, चूनी की मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी, उत्पादन कम है, उसका लागत लगातार, उसका मूल्य लगातार बढ़ता जाएगा। भूसा इस समय क्या रुपए किलो है? 1000 रुपए कुंटल है। फिर जब इतनी ज्यादा मांग बढ़ जाएगी तो वो 10,000 रुपए कुंटल हो जाएगा, 1,00,000 रुपए कुंटल हो जाएगा। कौन खिला पाएगा? एकमात्र समाधान है, हम लोग जबरदस्ती जानवरों की जनसंख्या बढ़ाना बंद करें, वरना जानवर पैदा होंगे या तो कसाई के पास कटवाओ या गौशाला मरवाओ भूख से। पता है, अकेले गोंडा में पिछले 3-4 सालों में लाखों जानवर गौशालाओं में मरे हैं, लाखों, 1-2 की बात नहीं कर रहे, लाखों बड़ी दुर्गति से मरी हैं गायें, जिनको हम कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इतनी बदतर स्थिति है, किसी और जानवर की इतनी बदतर स्थिति नहीं है जितना गायों की है ना। हम लोग चुपचाप बैठे हैं, बहुत बदतर हाल है गौशालाओं में इस समय। तो जानवर या कसाई के पास जाके काटे जाएंगे, या गौशालाओं में मारे जाएंगे, या सड़क पर कुचल के मरेंगे, या ब्लेड के तारों से कट के मरेंगे। हमारा भी नुकसान, उनका भी नुकसान। क्या मिल रहा है हमको? तो जानवरों की जनसंख्या बढ़ाना रोकना चाहिए। ये कैसे रुकेगा? जब हम दूध की लालच बंद करेंगे। पहले लोगों के घर, आज से 30-40 साल पहले, बछिया पैदा होती थी तो लोग खुश नहीं होते थे, बछड़ा पैदा होने पर खुश होते थे, क्योंकि खेती में बछड़ों का थोड़ा जरूरत थी, है ना। बछिया पैदा होने पर खुशी नहीं होती थी, पहले दूध की इतनी लालच नहीं थी। आज हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है और हमने दूध की लालच भी बढ़ाया है, और दूध का बहुत सारा चीज बनाना है, खोया, पनीर, मक्खन, घी, बहुत सारी चीज है। इस कारण से हम ज्यादा जानवर पैदा करवा रहे हैं। गाय को गर्भवती बनाया, 9.25 महीने में उसने बच्चा पैदा किया, 5-6 महीने बीते नहीं, दूध बनना बंद नहीं हुआ, दोबारा गाभिन कर दिया। कहते हैं ना इंसानों के दो बच्चों के बीच में 3 साल का गैप रखिए। आप लोगों ने सुना होगा, महिलाओं को कहा जाता है कि भाई 2 साल, मतलब एक बच्चा अगर पैदा हुआ तो 3 साल बाद ही दूसरा बच्चा हो, वरना मां को और बच्चे को दोनों को नुकसान है। अब गायों में
गर्भवती किया, बच्चा पैदा हुआ, दूध बनना बंद नहीं हुआ, दोबारा गर्भवती कर दिया। पता है गायों की उम्र कितनी होती थी प्राकृतिक रूप से? 20-25 साल। आज बहुत अच्छा अगर कोई खाना दे रहा है तो 13-14 साल में वो बड़ा बुढ़ी होकर मर जाती है। क्यों? इतने बच्चे जो हम पैदा करवाते हैं उसके एक के बाद एक। और वो इसके बाद गाय को बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन का बच्चा, खींच के हमने क्या किया, उसको रस्सी में बांध दिया। पैदा होते ही बच्चे को 1-2 दिन में रस्सी में बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? ताकि कहीं वो छोटा सा नन्हा सा नवजात बच्चा अपनी मम्मी का दूध ना पी ले। वो छोटा सा बच्चा कहीं अपनी मां का दूध ना पी ले, दूसरे की मां का नहीं, उसकी अपनी मां का। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं। हमारे साथ यही काम कोई किया होता बचपन में, फिर क्या होता? बड़ा अच्छा होता। कल्पना कर सकते हैं हम इस बात की? हमारी मां ने बचपन में हमको कितनी बार दूध पिलाया होगा दिन में? सिर्फ सुबह शाम? बोलो भैया। सिर्फ सुबह शाम पिलाया ना? सुबह हो गई, चलो बच्चे को दूध पिला दो। अब शाम हो गई, अब चलो दूध पिला दो। ऐसा ही किया 10, 15, 20 बार, 30 बार, जितनी बार बच्चा रोया उतनी बार दूध पिलाया। बच्चा थोड़ा थोड़ा दूध पीता रहा, पचाता रहा, उसकी बॉडी ग्रो करती रही। और गाय भैंस के बच्चे कितनी बार दूध पाते हैं? वो भी जरा सा दूध पीते ही खींच के किनारे। आप अनुमान लगा सकते हो 2 बार में उस बच्चे का कितना पेट भरता होगा? पूरे दिन बेचारा भूखा रहता है। मां उसकी तरफ देखा करती है मुड़ मुड़ के, बच्चा मां की तरफ देखा करता है, मन ही मन रोया करते हैं दोनों कि मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी का दूध पीना है। मां रोती है कि बच्चे को प्यार करना है, दुलारना है, दूध पिलाना है। हमको फर्क नहीं पड़ता, हम उनकी ममता का शोषण करते हैं। हमको उस बच्चे, एक नन्हे से बच्चे के हिस्से के दूध की लालच होती है, उसका दूध, दही, खोया, पनीर, मक्खन घी खाने की हमको लालच होती है। अधिकांश लोगों के घर छोटे पड़वे हैं या बछड़े हैं, वो मर जाते हैं, है ना? लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग हम पूछते हैं, भैया पड़वा क्या करते हो अपना? तो अरे तो बड़ा है ना, शौक से बताते हैं, अरे हमारे घरे भैया बछड़ा पड़वा जो है खोटवा मर जाता है, हमारे यहाँ कसाई बेचैन करना ही पड़ता है। मरता है क्यों? भारी कुपोषण के कारण। एक बच्चे को पोषण सिर्फ दूध से मिल सकता है, उसकी अपनी मां के दूध से, वो नहीं मिलता है उसको। इसीलिए अक्सर बच्चे बीमार भी रहते हैं कुपोषण के कारण। हम लोग अच्छा काम करते हैं। हाँ, लोग दूध पीते, हाथ उठाओ। है ना? ठीक है, हाथ नीचे करो। ठीक है, देखो एकाएक विद्रोह नहीं करना है ना, लेकिन हमें इस बात को समझना है ना? और जैसे जैसे हम बड़े हो हमें कोशिश करनी है, पहले अभी ये कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि भाई बच्चा ज्यादा दूध पाए, है ना? हक उसी का है ना उस दूध पर, तो कम से कम वो ज्यादा दूध पा जाए, है ना? और हम बड़े हो तो हम ये गलत काम ना करें। समझ रहे हो ना? और क्या समस्याएं हैं? पहले जंगल थे, अब सारे बाग बगीचे हम काटने में लगे हुए हैं, नए बाग बगीचे लग नहीं रहे हैं। हमारे बाबा परबाबा ने जो बाग लगाए थे वही दिख रहे हैं आज। नए बाग कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का आदमी बड़ा शौकीन है तो लगा दे रहा है ना? वहां रहते थे, नीलगाय थे, जंगली सुअर, ऐसे तमाम जानवर वहां रहते थे, है ना? पहले अलग अलग प्रजाति के हिरण, चीतल था, पाढ़ा था, बड़ी संख्या में रहते थे वो, पशु पक्षी सब कोई, सारे खत्म हो गए। पहले हमारे आसपास भेड़िए पाए जाते थे, एक भेड़िया नहीं सबको मार मार के हमने खत्म कर दिया, है ना? तो हम लोगों ने बड़ी तेजी से सब कुछ खत्म किया है, तो हमको ये चीजें ठीक करनी है। तो क्या क्या करूँ? एक और चीज, पॉलीथीन, थर्माकोल, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक का चम्मच, इसका भी बड़ा प्रयोग हो रहा है। ये चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं? कौन कौन इस्तेमाल करता है ना? तो देखो, एक बार जो प्लास्टिक इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है वो प्लास्टिक तो बड़ा खतरनाक है ना? हालांकि आज हमारा जीवन प्लास्टिक से घिरा हुआ है। भाई मोबाइल फोन है वो भी प्लास्टिक का है, गाड़ी में भी प्लास्टिक लगा है ना? हर चीज में प्लास्टिक कहीं ना कहीं लगा हुआ आ रहा है। कपड़े भी टेरिकॉट है, नायलॉन है, ये भी प्लास्टिक ही है ना?
बहुत सारे कपड़े भी प्लास्टिक के आ रहे हैं, जूता चप्पल प्लास्टिक का आ रहा है ना। तो प्लास्टिक से हम बच तो नहीं पाएंगे, पर जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाने वाला प्लास्टिक है, पन्नी हो गई, थर्माकोल, प्लास्टिक का गिलास, प्लास्टिक का चम्मच, इसका इस्तेमाल तो बंद कर सकते हैं। पता है ये प्लास्टिक जो है ये अमर है, ये कभी खत्म नहीं होता है, और ये हम फेंक देते हैं तो मिट्टी में, पानी में जाता है तो पानी में ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है, और वो महीन टुकड़े कहते हैं हम उनको माइक्रो प्लास्टिक। पता है हमारे खून में भी प्लास्टिक के छोटे कण पहुंच चुके हैं, खून में हमारे पहुंच चुके हैं, और बहुत से प्लास्टिक जो है वो कैंसर और तमाम बीमारियां पैदा करते हैं। खासकर ये थर्माकोल जो है, थर्माकोल को उसको केमिकल फॉर्म में बोलते हैं पॉलीस्टायरीन, है ना। पॉली का मतलब बहुत सारे, स्टायरीन एक केमिकल है, उसी से वो बना हुआ है, और स्टायरीन एक बहुत खतरनाक कैंसरकारी कण है। आप कभी गूगल पर आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, सर्च करना स्टायरीन, STYRENE, खतरनाक कैंसरकारी कण है। जब हम उसमें कुछ भी रखकर खाते हैं वो स्टायरीन हमारे खाने में मिलता रहता है। कल को हमें कैंसर नहीं होगा तो हमें खाने पीने में ऐसी चीजों का प्रयोग तो बंद कर देना चाहिए। पन्नी का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता है? सब्जी लाने के लिए झोला यूज कर सकते हैं, चीनी लाना है या कुछ और लाना है, छोटे छोटे थैले लेकर दुकान पे जा सकते हैं, काम कर सकते हैं ना। कौन कौन करेगा? चलो एक तो कविता सुनाते हैं। पहले मैंने ही लिखा था 2017 में, जब गोंडा गंदगी में नंबर 1 घोषित हुआ था ना भारत में, उस समय अवधी भाषा में कविता है ना। कविता का शीर्षक है भैया चले पन्नी लटकाए। हाथ झुलावत निकले घर से पहुंच गए बाजार। एक लोग भैया जी हैं, हाथ झुलावत निकले घर से पहुंच गए बाजार, और लीन सौदा पन्नी में भर भर और बने बड़ा होशियार। घरे पहुंचकर यक पन्नी मां सब्जी छिलका भर भाइन, घरे पहुंचकर यक पन्नी मां सब्जी छिलका भर भाइन, और गैया खाई इस पन्नी छिलकक साथे ऐसे ओका मरवाइन। दूसर पन्नी कूड़क साथे दीन सड़के बहाए, दूसर पन्नी कूड़क साथे दीन सड़के बहाए, और पन्नी उड़ी और गए नाली मां, और रुका पानी सड़े गंधाए। तीसर पन्नी कूड़ा मां डार के दीन जलाए, तीसर पन्नी कूड़ा मां डार के दीन जलाए, और भवा खूब गंधौरा धुआं जो सबके सांसे में जाए। मच्छर फैले, बीमारी फैली, सड़क गली गंधुआइन, और फिर लागे कोसे सरकार का कि पन्नी काहे नहीं बंद करवाइन। तो भैया पन्नी बंद करो अब, और झोरा लियो निकार, ना मरे गाय और ना हुए गंदगी, और सुधर जाए अब गांव हमार। कौन कौन आज के बाद पन्नी का इस्तेमाल, थर्माकोल का इस्तेमाल बंद करेगा? ताली बजाने कोई फायदा नहीं होगा अगर आज के बाद भी इस्तेमाल करो तो, ठीक है। आपके जीवन में अब स्टार्टिंग व्यू आ रहा है, ये जो पानी का संकट आने वाला है या पॉलिथीन की वजह से जो संकट आने वाले हैं, आप लोग कभी जाइए और हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती है वहाँ चल नहीं सकते। कभी कभी दिखाई पड़ता था कि कैंसर किसी को हो गया है, आम बीमारी बनती जा रही है। तो आप लोग, हम लोग आए हैं गोंडा से, वर्मा जी आपका विद्यालय है, प्रबंधक जी हैं, इसीलिए आए हैं कि आप लोग ये विद्यार्थी हैं तो बदलाव कुछ लाए। ये तो नहीं लाएंगे तो हमारा आना, हमारा संगठन करना, हम लोग निरंतर कर रहे हैं इस विद्यालय में, गांव में फिल्म दिखा रहे भी। अब यहाँ लाइट होती तो इसकी ऊपर फिल्म भी दिखाई जाती है, ठीक है। तो आज संकल्प ले लीजिए, आप भी जो छोटे कपड़े जो छोटे हो गए हैं, जो आपको नहीं पहनते हैं, उससे छोटा छोटा झोला सिलवाइए, और उस झोले को ही आप खुद जाए, जब कभी तो झोला लेकर जाए, 2-4 झोला साथ में लेकर जाए। पापा मम्मी जा रहे हैं तो उनको जागरूक आप हो रहे हैं, उनको भी बताएं, और जहां भी जाए वहां पे लोगों को जागरूक करें। तभी ये हमारा अभियान, ये हमारा संकल्प, ये हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम तभी ये सफल हो सकता है, ठीक है। तो आज यहाँ जब जाएंगे तो संकल्प लेकर जाएंगे कि आज के बाद में पन्नी
और हमारे प्रबंधक जी आपके और प्रबंधिका जी से भी अनुरोध है कि लड़के की शादी जो ठान रहे हैं उसमें कोई थर्माकोल या प्लास्टिक का गिलास या चम्मच नहीं यूज होगा, तो कागज वाले जो आ रहे हैं वही यूज होंगे। ठीक है, तो जी, जी। ये हम जो है अनुरोध करेंगे और संभवतः हमारी बात मानी नहीं जाएगी। अगर आर्थिक जो है कोई हमसे जरूरत है कि हाँ इसमें पैसा ज्यादा लगता है तो वो भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग शंकर आप सभी लोग घर पे आपके कुछ भी कार्यक्रम हो तो मम्मी पापा से एक बार मिलिए, बात कीजिए कि देखिए हमारे घर में थर्माकोल नहीं आएगा, हम लोग पत्ता वाला दोना मंगा लेंगे, है ना। प्लास्टिक के गिलास के बजाय वो पेपर वाला कप मंगा देंगे, है ना। हालांकि पेपर वाला भी नुकसानदायक है पर फिलहाल प्लास्टिक से कम है ना। और इसके साथ साथ प्लास्टिक के चम्मच के बजाय लकड़ी वाला चम्मच मंगा लेंगे, है ना। या चम्मच नहीं रखेंगे, जो आएगा कहेंगे हाथ से यूज कर लो अपना, हाथ से कौन नहीं खाता है ना।